हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो 1 to 5 का है और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये 28 दिसंबर 2022 को हुआ था और इससे आपको अंदाज़ा मिलेगा कि अगस्त 2024 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये प्राइमरी लेवल का है जो सुबह 8 बजे होता है, और जो जूनियर लेवल का पेपर है वो रात के 8 बजे होता है, तो उसे भी देखा कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। विच पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम द चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। ऑप्शन ए है प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। ऑप्शन बी है माध्यमिक बाल्यावस्था, मिडल चाइल्डहुड। ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल पीरियड। ऑप्शन डी है किशोरावस्था, अडोलसेंस। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था यानी कि अडोलसेंस। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय किशोरावस्था यानी कि अडोलसेंस होता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था से वयस्कता तक एक जैव सामाजिक संक्रमण है जो 11 से 18 वर्ष की आयु के बीच में होता है। कब होता है? 11 से 18 वर्ष की आयु के बीच में। यह शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तनों के समूह की एक विशेषता होती है। किसके? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तनों की। यह बाल्यावस्था के अनुभवों और उपलब्धियों पर आधारित होती है। किस पर होती है? जो बाल्यावस्था के अनुभव और उपलब्धि होती हैं उन पर आधारित है। इस अवस्था में व्यक्ति को व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे उसे अपने करियर चुनने की आवश्यकता होती है। अतः बचपन से वयस्कावस्था के परिवर्तन का समय किशोरावस्था होता है। इस पर स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था तनाव, दबाव, विरोध, संघर्ष और तूफान की अवस्था है। तो आपसे पूछ लेगा कि एग्जाम में कि किसके अनुसार किशोरावस्था तनाव, दबाव, विरोध, संघर्ष तथा तूफान की अवस्था है, तो स्टैनले हॉल के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स, यानी कि निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए है ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेंटिंग ऑन अ पेपर यूजिंग ब्रश। ऑप्शन बी है पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, कटिंग एंड पास्टिंग बिट्स ऑफ पेपर। ऑप्शन सी था कि सुई में धागा डालना, थ्रेडिंग द नीडल। ऑप्शन डी था चलना और दौड़ना, वॉकिंग एंड रनिंग। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चलना और दौड़ना, यानी कि वॉकिंग और रनिंग जो होता है वो स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी, जबकि इन तीनों में नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि स्थूल गामक कौशल वे बड़ी गतिविधियां व क्रियाएं हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, पैरों और पूरे शरीर के जरिए कहता है। तो स्थूल गामक कौशल क्या होता है? वे क्रियाएं जिसमें व्यक्ति की सारे बाजू, पैर, शरीर के जरिए जो क्रियाएं की जाती हैं स्थूल गामक कौशल कहते हैं। घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, ये सब किससे होते हैं? स्थूल गामक कौशल यानी ग्रॉस मोटर कौशल हैं। ठीक है, शिशु के शरीर के किसी भी हिस्से में ग्रॉस मोटर कौशल सूक्ष्म मोटर कौशल से पहले विकसित होता है। बच्चे का जो शरीर होता है उसमें क्या होता है कि जो ग्रॉस मोटर होता है वो पहले विकसित होता है किससे? सूक्ष्म मोटर कौशल से। जबकि ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के जो टुकड़े होते हैं उनको काटना और चिपकाना, सुई में धागा पिरोना, किसी चीज को पकड़ना या फिर उठाना और लिखना, ये सब किसके होते हैं? सूक्ष्म गति कौशल के फाइल मोटर स्किल्स के उदाहरण होते हैं। इसमें शरीर की छोटी पेशियों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों से पूछे जाते हैं कि स्थूल गामक कौशल क्या है और आपका सूक्ष्म गति कौशल क्या है। तो जिसमें पूरे शरीर के जरिए कार्य होता है, जिसमें बाजू, पैर और पूरा शरीर जिसमें का वर्क, वे गतिविधियाँ जिसमें पूरा शरीर वर्क करता है, जैसे बाजू, पैर वगैरह सब कुछ, तो उसे कहते हैं स्थूल गामक कौशल। और जिसमें सिर्फ सूक्ष्म गतिविधियाँ करनी पड़ती है उसे हम सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि खड़े होकर चलना, घुटनों के बल चलना, दौड़ना, कूदना, ये सब होते हैं ग्रॉस मोटर कौशल के उदाहरण। जबकि पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा पिरोना, किसी चीज़ को करना, उठना और लिखना, ये सब होता है सूक्ष्म गोचर कौशल के उदाहरण। ठीक है, इसमें शरीर की छोटी मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, ये भी याद रखना।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाजीकरण की प्रथम संस्था है द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज डैश। ऑप्शन ए है फैमिली यानी कि परिवार, ऑप्शन बी है स्कूल यानी कि विद्यालय, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, ऑप्शन डी है मीडिया। तो बताइए समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फैमिली यानी कि परिवार। जो हमारा परिवार होता है वो हमारे समाजीकरण की प्रथम संस्था होती है। स्कूल होता है, जो मीडिया होती है, दोस्त होते हैं, ये सब कैसे होते हैं? द्वितीय संस्था होते हैं। ठीक है, संस्था कितनी होती है? 2 होती हैं। ठीक है, परिवार तथा परिवार के वे सदस्य जिनके साथ बच्चे जन्म से ही अंतःक्रिया करते हैं उसके समाजीकरण की प्रथम संस्था होती है। मतलब बच्चे जिस फैमिली में जन्म लेता है, जो उसके साथ में बच्चे रहते हैं, उनके साथ जो भी क्रियाएं करते हैं, इसीलिए जो होती है समाजीकरण की प्रथम संस्था फैमिली होती है। फैमिली होती है जिसके द्वारा व्यक्ति स्नेह, सुरक्षा, समाजीकरण का प्रदान करता है, जो महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान बच्चे के लिए बुनियादी स्रोत होते हैं। ठीक है, मतलब जो भी बच्चे को बचपन में चाहिए होता है, प्रेम, स्नेह, आवश्यकताएं की चीज़ें, वो सब में सुरक्षा वगैरह कहाँ से मिलती है? फैमिली से मिलती है। एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार को कई कार्य करने होते हैं। परिवार के कामकाज का व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया में अपूरणीय महत्व है, क्योंकि परिवार बच्चों को प्रारंभिक मानव व्यवहार स्वरूप और प्रारंभिक पारस्परिक संबंधों के लिए उन्मुख करता है, जबकि स्कूल, मीडिया, धर्म ये सब द्वितीयक संस्था होती हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि प्राथमिकरण की समाजीकरण की कितनी संस्थाएं होती हैं? 2। कौन कौन सी? एक प्राथमिक, एक द्वितीय। प्राथमिक संस्था होती है अपना परिवार, जबकि विद्यालय है, परिवार है, आस पड़ोस है, द्वितीय संस्था होती हैं। क्योंकि व्यक्ति की सारी आवश्यकताएं उसकी फैमिली से ही पूरी होती हैं। जहाँ वो जन्म लेता है तो फैमिली होती है उसकी प्रथम संस्था, और माता जो होती है वो उसका पहला गुरु होती है बच्चे का। ठीक है, क्योंकि सारी बातें वो उन्हीं से सीखता है। तो ये भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे कि गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? द बिलीव डेट फिजिकल ऑब्जेक्ट सच एज डॉल्स, कार्स, ईटीसी लाइफ लाइक क्वालिटीज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है जीववादी सोच, एनिमिस्टिक थिंकिंग, ऑप्शन बी है पदानुक्रमिक सोच, हेरेचियल थिंकिंग, ऑप्शन सी है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन डी है वर्गीकरण, कैटेगराइजेशन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए जीववादी सोच यानी कि एनिमिस्टिक थिंकिंग। यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे कि गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, ये जीववादी सोच जो होती है एनिमिस्टिक थिंकिंग कहलाती है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे कि गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, जीववादी सोच कहलाती है। ब्याजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। प्याजे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीन प्याजे, लेव वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इन सबको याद करके जाना। प्याजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में बच्चा जीववादी दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है, जो इस विश्वास को दर्शाते हैं कि निर्जीव वस्तुएं जीवित प्राणी है। उदाहरण के लिए जब बच्चे दौड़ते समय जमीन पर गिरकर रोने लगते हैं तो जमीन को डंडे से मारने और डांटने पर बच्चे शांत हो जाते हैं। तो जो होते हैं जिन्होंने जिन प्याजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 दी थी। कौन कौन सी? नामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूरत संक्रियात्मक अवस्था और अमूरत संक्रियात्मक अवस्था। जिसमें जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था थी वो कौन सी थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था थी संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक थी। काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि जीन प्याजे की कितनी अवस्थाएं थी? 4 थी। कौन कौन सी थी? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूरत संक्रियात्मक अवस्था और अमूरत संक्रियात्मक अवस्था। उनकी पहली अवस्था का क्या नाम था? संवेदीगामक अवस्था था। कब से कब तक थी? 0 से 2 वर्ष तक थी। दूसरी अवस्था का क्या नाम था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था। कब से कब तक थी? 2 से 7 वर्ष तक थी। तीसरी अवस्था का क्या नाम था? मूरत संक्रियात्मक अवस्था। कब से कब तक थी? 7 से 11 वर्ष तक। चौथी अवस्था का क्या नाम था? अमूरत संक्रियात्मक अवस्था। कब से कब तक थी? 11 से किशोरावस्था तक। तो उनकी जो दूसरी अवस्था थी उसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, 2 से 7 वर्ष तक थी। इसमें जो बच्चा होता है वो जीववादी दृष्टिकोण है इसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये इस विश्वास को दर्शाते हैं कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं जीवित प्राणी। उदाहरण के लिए जब बच्चे दौड़ते समय जमीन पर गिर जाएं और आप डंडा लेकर जमीन को मारने लगे कि तुमने मेरे बच्चे को कैसे गिरा दिया, तुमने मेरे बच्चे को कैसे गिरा दिया, तो बच्चे हंसने लगते हैं कि वाओ इसकी तो मार पड़ गया। फिर कहीं और चोट लग जाती है, धरती कहीं दीवार से टकरा जाते हैं, कहीं उनको कुछ लग जाता है तो हम लोग अगर उसे मार देते हैं कि तुमने मेरे बच्चे को कैसे छुआ, तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि वाह इसके भी मार पड़ गई। उन्हें लगता है कि ये सब जीवित है। ठीक है, अगला हमारा असर्शन और रीजन वाला है। तुम्हारा कारण कह रहा है, विकथन कह रहा है कि 4 year old रिया कैन नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द हाई
breath of the two breakers at the same time while pouring the same amount of water into tall and side breakers। यानी कि 4 वर्षीय जो रिया लंबे और चौड़े दो बर्तनों में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। कारण है कि रिया इज ए डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज पर जीन पियाजे। यानी जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो हमें सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन कह रहा है कि और दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि और दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तीसरा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। चौथा कह रहा है कि दोनों गलत हैं। सी आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन, सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि और दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो 4 वर्षीय रिया है वो लंबे और चौड़े दो बर्तनों में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। यानी जो रिया है वो क्या करती है, जो लंबा और चौड़ा बर्तन है उसको एक ही समय पानी डालती है लेकिन उसकी ऊंचाई और चौड़ाई को ध्यान में वो नहीं रखती है। जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। दोनों सही है, व्याख्या भी सही कह रहा है। पूर्व संक्रियात्मक चरण यानी कि दूसरा चरण कब से कब तक, 2 से 7 वर्ष तक है। याद रखना चारों चरण एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक चरण में जो जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संस्करण के प्रत्यय में बच्चे ये समझ लेता है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं जहां बाहर की आकृतियां उन्हें बदल जाएं, विकसित नहीं हो पाते। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषताएं प्रतीकात्मक विचार केंद्रीकरण, केंद्रीय विचार तथा जीववाद है। तो आपसे पूछ लेगा कि दूसरी अवस्था कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक कब से कब तक, 2 से 7 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, इसमें जो होती है वो प्रतीकात्मक विचार केंद्रीकरण, केंद्रीय विचार और जीववाद होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। गिविंग cues and offering supports to children as and when required is an example of। ऑप्शन ए स्कैफोल्डिंग पार, ऑप्शन बी है रेनफोर्समेंट पुनर्वलन, ऑप्शन सी है कंडीशनिंग अनुबंधन, ऑप्शन डी है कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संज्ञानात्मक दृढ़। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्कैफोल्डिंग यानी कि पार। संकेत और जो अन्य तरीके होते हैं उनके द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर जब हम मदद करते हैं तो वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। और ये किसने दिया था, ये वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि संकेत या फिर जो कई सारे अन्य तरीके होते हैं इनके द्वारा जब बच्चों को जरूरत पड़ती है तो हम उनकी जब हेल्प करते हैं इसे स्कैफोल्डिंग यानी कि पाड़ या ढांचा कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार यदि बालक को थोड़ा सा हम सहयोग दे देंगे तो क्या करेगा कि दूसरे के स्तर को प्राप्त करते हुए सीख जाएगा। यानी बच्चा जो है वो यहाँ तक पहुँचना चाहता है और यहाँ तक पहुँच चुका है और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। जब शिक्षक यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प कर देता है जिससे वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाए तो इसे पाड़ या ढांचा कहते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे को ऑलरेडी वो अपने कार्य कर चुका है, बस उसे थोड़ी सी कोई क्लू देने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी चीज़ आवश्यक, कोई भी मतलब सहारा देने की थोड़ी सी ज़रूरत है जिससे वो अपने कार्य में दक्ष हो सके, तो वही स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। और ये बालक के लिए माचन का कार्य करती है, इसलिए बाहरी व्यक्ति के सहारे बच्चों द्वारा सीखना ही स्कैफोल्डिंग जो होता है वो कहलाती है। ठीक है, इससे सहयोग की आवश्यकता बालक के लिए सदैव नहीं होती बल्कि शुरुआत में होती है। यानी हर वक्त ये नहीं कहता बच्चा कि यहाँ तक जाना है तो यहाँ तक आपका हाथ पकड़ के जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चा जो होता है उसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है, फिर वो अपने आप चला जाएगा, फिर उसे आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कहते नहीं है टीचर जो होता है उसे रास्ता दिखाता है, रास्ते पे तो उसे खुद चलना पड़ता है, तो लेकिन टीचर रास्ता तो दिखाएगा नहीं, तो वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है। इसे आधारभूत सहायता भी कहते हैं। वाइगोत्स्की के अधिगम के दौरान छात्रों की 3 बुनियादी जरूरतों का प्रस्ताव रखा है। पाठ, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसे ZPD कहते हैं और अधिक जानकार अन्य यानी कि M को O। ठीक है, मोर नॉलेज अदर्स एंड जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेना, याद रखना। ZPD यानी कि जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग, और MKO यानी कि मोर नॉलेज अदर। ठीक है, अधिक जानकार अन्य, याद रखना। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एप्लीकेशन ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी टू चिल्ड्रंस एजुकेशन पर्पस, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। ऑप्शन ए सहयोगात्मक अधिगम कोलैबोरेटिव लर्निंग, ऑप्शन बी है क्रिया प्रसूत अधिगम ऑपरेंट लर्निंग, ऑप्शन सी है रटंत अधिगम रोट लर्निंग, ऑप्शन डी है निष्क्रिय अधिगम पैसिव लर्निंग। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, रटंत वाले कभी होगा नहीं, एक्टिव होता है, पैसिव होता नहीं और क्रिया प्रसूत भी नहीं होता है। आगे बढ़ के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग सहयोगात्मक अधिगम प्रस्तावित करता है। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की सिद्धांत का प्रयोग करता है सहयोगात्मक अधिगम। उनका सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षार्थियों की प्रगति को सोचने और समस्या समाधान के अधिक उन्नत तरीकों की सुविधा जो है वो प्रदान करता है। छात्रों का आकलन करने के लिए सहयोगात्मक परियोजनाएं सर्वोत्तम है और वाइगोत्स्की की सहयोगात्मक अधिगम छात्रों के सीखने के लिए एक दूसरे की जो सहायता होती है उस पर केंद्रित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। इन कोहल वर्ग डेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट द इंडिविजुअल स्टन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर रेदर देन फोकस ऑन द सीक्वेंस ऑफ वंस एक्शन। ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक चरण प्री ऑपरेशनल लेवल, ऑप्शन बी है पूर्व परंपरागत चरण प्री ऑकवेंशनल लेवल, ऑप्शन सी है परंपरागत चरण कॉन्वेंशनल लेवल, ऑप्शन डी है पश्च परंपरागत चरण पोस्ट कन्वेंशन लेवल। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी परंपरागत चरण कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के परंपरागत चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। कोहल वर्ग ने कहा है कि नैतिक विकास के जब परंपरागत चरण में व्यक्ति होता है तो क्या करता है कि उसका जो व्यवहार होता है उसके परिणाम के बजाय वो उसकी अपेक्षा नहीं करता है, वो कार्य कैसे करता है दूसरों की अपेक्षा के अनुसार। यानी कि दूसरे क्या सोचेंगे, क्या वो उसे समझेंगे, क्या वो उसे अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे, मतलब दूसरों के जो होता है वो समझता रहता है। इसमें बच्चे ये समझने लगते हैं कि उनके माता पिता शिक्षक आदि द्वारा उसे क्या अपेक्षा की जाती है, यानी कि फैमिली का ही प्रेशर रहता है, यानी कि फैमिली है आस पड़ोस है सबका उसके ऊपर दबाव होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिशील कक्षा या प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज, ऑप्शन ए परीक्षा केंद्रित होती है, काट दो क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर होता है, मैंने पिछली बार भी आपको करवाया था तो मैंने इतनी बार आपको समझाया था कि इससे हमसे पूछ रहा है कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम की यानी कि प्रगतिशील कक्षा पॉजिटिव में पूछ रहा है तो निगेटिव वाला होगा ही नहीं, तो परीक्षा केंद्रित होगी नहीं, क्योंकि जो होता है वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा, स्टूडेंट सेंटर में होना चाहिए, ना कि टीचर में सेंटर होने चाहिए, ना ही आपकी बुक्स होनी चाहिए सेंटर में। ठीक है, ना ही एग्जाम होने चाहिए, सब तो होना ही नहीं चाहिए। तो परीक्षा केंद्र निगेटिव में आगे हट जाओ। दूसरा होता है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, टेक्स्ट बुक सेंटर के भी हटाओ, कोई भी टेक्स्ट बुक वगैरह सेंटर में नहीं होती है। ठीक है, तीसरा है शिक्षक केंद्रित होकर टीचर सेंटर के भी हटा दो, ना तो टीचर केंद्र में होगा, ना ही आपके परीक्षा केंद्र में होगी, ना ही पाठ्य पुस्तक केंद्र में कौन होगा, बच्चा होगा, स्टूडेंट होगा, विद्यार्थी होगा, लर्नर होगा। ठीक है, जो सीखने वाला होगा वो ही केंद्र में होगा। तो एक प्रगतिशील कक्षा वे कक्षा होती है जिसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो केंद्र में होते हैं। ठीक है, कौन सी होती है, लर्नर सेंट्रिक, विद्यार्थी छात्र स्टूडेंट सेंट्रिक होती है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं योग्यताओं और सीखने की शैलियों को ध्यान में रखा जाता है। जो शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा होती है उसमें क्या जाता है, जो शिक्षार्थियों की क्षमताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं और सीखने की शैलियाँ होती हैं उनको ध्यान में हम क्या करते हैं, रखते हैं। जहाँ शिक्षक छात्रों को अपनी गति से अधिगम के लिए उचित वातावरण और सामग्री प्रदान करने एक सहायक के रूप में सुविधा प्रदान करते हैं, अतः ये प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है, विद्यार्थी केंद्रित होती है। ठीक है, और प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, जॉन डीवी हैं। ये भी याद रखना कि प्रगतिशील कक्षा के जनक कौन है, जॉन डीवी हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? रेणु इज काउंसलर एट अ स्कूल विच इंटेलिजेंस शुड शी हैव टू बी एन इफेक्टिव काउंसलर एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी। ऑप्शन ए है लिंग्विस्टिक भाषाई, ऑप्शन बी स्पैटिकल स्थानिक, ऑप्शन सी है पारस्परिक अंतःव्यक्तित्व यानी कि इंटरपर्सनल, ऑप्शन डी है इंट्रापर्सनल यानी कि अंतःव्यक्तित्व। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इंट्रापर्सनल यानी कि पारस्परिक अंतःव्यक्तित्व। ठीक है, रेणु एक विद्यालय में क्या है? परामर्शदाता है और हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास पारस्परिक अंतःव्यक्तिक इंट्रापर्सनल बुद्धि जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? अच्छा, व्याख्या से पता चलेगा हमारा, क्योंकि रेणु जो होती है वो एक क्या आती है? विद्यालय में दूसरों को परामर्श देती है और अगर वो अंतःव्यक्तित्व ही नहीं होगी, दूसरों की बातों को समझने वाली ही नहीं होगी, सिर्फ अपने से मतलब रखेगी, यानी अंतःव्यक्तित्व होगी, सिर्फ अपने बारे में सोचेगी, तो वो कैसे दूसरों की परेशानी को दूर कर पाएगी? जबकि वो क्या है? काउंसलर है। ठीक है, विद्यालय में तो उसे तो अंतःव्यक्तित्व होना चाहिए ना, अंतःव्यक्तित्व की जगह। तो ये दो अलग अलग है, इसे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास पारस्परिक अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि होनी चाहिए, जिसके द्वारा वो दूसरे के विचारों को, मन के भावों को, भावनाओं को, उनके उद्देश्य क्या है, क्या उनकी इच्छाएं, इन सबको अपने व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, उनको जानने की उनके अंदर विशेष क्षमता हो सके। अब देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से आप भैया पढ़ लीजिए। NCERT यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा जो आपकी NCERT होती है, वो अगर आपने पढ़ ली ना, तो आपकी जो CTET है उसका पेपर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो NCERT के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? 8 प्रकार की। कोई कहता है हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बताई है, कोई कहता है 7 है, लेकिन आपको किसको फॉलो करना है? NCERT के अनुसार। अगर ठीक है, इसी ही हमारा सच होता है, इसके अनुसार 8 प्रकार की बुद्धि होती हैं। तो पहली होती है भाषा, दूसरी होती है तार्किक गणितीय, तीसरी होती है संगीतात्मक, चौथी होती है शारीरिक गतिक, पांचवी होती है द्विक स्थान सहयोगी, छठी होती है अंतरा व्यक्तिगत, सातवीं होती है अंतः व्यक्तिगत और आठवीं होती है प्रकृतिवादी। ठीक है, कितनी बुद्धि होती है? 8 प्रकार की। किसके अनुसार? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। तो उन्होंने कौन सी बताई ये बुद्धि और कौन सी नहीं बताई, ऐसे पूछ लेगा तो आप 8 ही प्रकार की याद रख लीजिए, इसके बाद जो भी आती है वो नहीं होगी। भाषा वाली, तर्कीय गणितीय, संगीतात्मक, शारीरिक गतिक, द्विक स्थान सहयोगी, अंतराव्यक्तिगत, अंतःव्यक्तिगत और प्रकृतिवादी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू NEP 2020 विच लैंग्वेज शुड अ टीचर यूज फॉर इंटरेक्टिंग विद प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षण को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल क्षेत्रीय भाषा का, ओनली द रीजनल लैंग्वेज, ऑप्शन बी है केवल हिंदी भाषा का, ओनली हिंदी लैंग्वेज, ऑप्शन सी है केवल अंग्रेजी भाषा का, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, ऑप्शन डी है बच्चों की मातृभाषा का, मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन। अच्छा देख लो, आपसे ये कहना क्या चाह रही है? आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो एक शिक्षक यानी कि जो टीचर है वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण कर रही है, तो वो किस भाषा का प्रयोग करेगी? हिंदी भाषा का। अगर उसे हिंदी ना आती है और क्षेत्रीय है तो किसी और भाषा में जानता हो तो हिंदी तो आपकी किसी काम आएगी नहीं, तो वो नहीं करनी चाहिए। केवल अंग्रेजी का, केवल अंग्रेजी का कैसे प्रयोग कर लोगे? मान लो बच्चा बंगाली समझता हो, उर्दू समझता हो और आपसे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो गलत हो ना, तो ये तो अंग्रेजी में तो बात करनी ही नहीं चाहिए, हिंदी में भी नहीं, क्योंकि हिंदी उसकी भाषा नहीं है। फिर एक है क्षेत्रीय भाषा और एक है मातृभाषा। अब इसमें से आपको किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो सबसे सही आंसर हो जाए मदर टंग के बारे में, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा से आपका मतलब जैसे ये है कि मान लो वहाँ पे उड़िया चलती हो, सब उड़िया बोलते हैं, तो बच्चों को उड़िया आती होगी, आप उड़िया में उससे बात करेंगे, क्षेत्रीय भाषा है उड़िया। लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे हो बाहर से आए हो, कहीं और से आए हो, तो वो उड़िया ना समझते हो, पंजाबी समझते हो, तो अगर आप उड़िया में बात करेंगे तो पंजाबी समझने वाले कैसे समझ पाएंगे? तो सबसे सही होगा कि मदर टंग का हमें प्रयोग करना चाहिए, चाहे उड़िया हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो। ठीक है, बच्चों की मातृभाषा का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप उनसे अच्छे से बात कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा तो आंसर यही है। हमारी व्याख्या कह रही है कि
राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड 2020 के अनुसार एक जो शिक्षक होता है उसको शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए वहाँ उसकी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, ताकि वे इसे पूरी तरह से समझ सकें कि क्या से क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसको पूरी तरह से क्या करें, अंडरस्टैंड कर सकें और इसका अर्थ निकाल सकें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा और क्षेत्रीय स्थानीय भाषा में पढ़ाई के माध्यम का प्रयोग करना चाहिए, इसे आगे की कक्षाओं के लिए बढ़ाया जा सकता है। अभी किसने क्या कहा है कि 5वीं तक का जो बच्चा होगा, 5वीं क्लास तक जो भी बच्चा पढ़ेगा उसे उसकी मातृभाषा, उसकी क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषा में उसे शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, अम्मा मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा कि फुटबॉल से तो लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है, यानी कि 5-year-old वैशाली टोल्ड हर मदर आई वांट अ फुटबॉल लाइक अमित। रिस्पॉन्डिंग टू वैशाली हर मदर सेड, only boys play football, I will bring a small cute doll for you. The mother's response, हमारा ऑप्शन ए है कि जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन बी है लिंग समता, जेंडर इक्विटी, ऑप्शन सी है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी कि लिंग रूढ़िवादिता और ऑप्शन डी है जेंडर रिलीवेंस यानी कि लिंग प्रासंगिकता। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिंग रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। अच्छा, ये सब होता क्या है? स्टीरियोटाइपिंग आपने एक वर्ड अभी सुना होगा, अभी जो मनीषा रानी है उन्होंने इंटरव्यू में दिया जा रहा था, तो एक औरत उनसे पूछती है कि मैम आपने इस स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ा है कि जो बेल्ट कार्ड एंट्री है वो नहीं जीत सकते। तो स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, इसमें तो मनीषा रानी खुद ही कन्फ्यूज होती है कि होता क्या है। अच्छा, हम आपको बताते हैं। एक बहुत लंबे समय से जो पद्धति चली आ रही होती है, एक बहुत लंबे समय से रिवाज चले आ रहे होते, एक प्रथा चली आ रही होती है, एक विश्वास चला आ रहा होता है, जब इंसान उसको तोड़ देता है तो वो लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देना होता है और बल्कि उसका पालन करना होता है, तो वही लिंग रूढ़िवादिता कहलाती है, स्पेशली लिंग की तरफ। कैसे? मान लो तुम क्या हो, एक लड़का है, मान लो जी एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, तो मम्मी से कहा इसने, मम्मी मैं खाना बनाऊंगा, और लड़की बोली मम्मी मैं ऑफिस जाऊंगी। तो मम्मी चिल्लाकर बोलती हैं कि तुम लड़का होके ऑफिस, तुम लड़का होके खाना बनाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? लड़कों का काम होता है बाहर जाकर काम करना, पैसे कमाना, और तुम लड़कियों की तरह घर में खाना बनाना चाहते हो, नहीं बनाओगे। और लड़की को भी चिल्लाती है क्या बदतमीजी तुमने दिखा रही हो, बाहर जाके काम करोगी। लड़कियों का काम होता है घर पे खाना बनाना, कि बाहर जाके आवारागर्दी करना, कि तुम्हारी तरह काम करना। तो माँ ने मान लो जी ये कह दिया, तो ये क्या है, ये लिंग रूढ़िवादिता है, यानी कि बहुत समय लंबे से विचार चले आ रहे हैं कि लड़के जो होंगे वो बाहर जाके काम करेंगे, लड़कियां घर में काम करेंगी। तो इस विचार को तोड़ना ही लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देना होता है, ठीक है, क्योंकि आज कितने सारे शेफ हैं वो लड़के हैं, कितनी सारी लड़कियां हैं वो पायलट हैं, तो ये सब को उन्होंने तोड़ा है। और इसमें भी यही हो रहा था कि गुड़िया जो होती है वो फुटबॉल खेलना चाहती है, वो उसे रोक देती है और क्या कहती है कि तुम गुड़िया खेलोगी, लड़कियों का काम होता है गुड़िया से खेलना। तो वो लिंग रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही नहीं, लचीलापन तो है ही नहीं, क्षमता और प्रासंगिकता ये भी नहीं दिखा रहा है। हमारी व्याख्या कह रही है कि 5 साल की वैशाली अपनी माँ से जब कहती है कि मुझे फुटबॉल खेलना है, तो उसकी माँ कहती है कि तुम लड़की हो और तुम्हें फुटबॉल नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि फुटबॉल लड़कों का खेल होता है ना कि लड़कियों का। तुम गुड़िया खेलो क्योंकि तुम लड़की हो, लड़कियां गुड़िया खेलती हैं, लड़के होते हैं फुटबॉल खेलते हैं। तो वो लिंग रूढ़िवादिता होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि लिंग के आधार पर बनाई गई जो पूर्व धारणाएं होती हैं वही लिंग रूढ़िवादिता कहलाती हैं। अच्छा, जो समाज में उनकी विशेषताओं, व्यवहारों और जिम्मेदारियों के लिंग के अनुसार उन्हें परिभाषित करता है। पुरुष को घर का कर्ता रहता मानते हैं, इसलिए उनकी शिक्षा को महत्व भी देते हैं। एक समय आता है जब लड़कियों की शिक्षा को बंद कर दिया जाता है, लड़कों की शिक्षा को कंटिन्यू रखा जाता है। ज़्यादा हम ये नहीं कहेंगे बहुत अधिक अब होता है, बहुत अधिक अब नहीं होता है, गाँव में भी ज़्यादा होता है, लेकिन वैसे शहरों में एक बहुत ही कम हो गया। अब तो ज़्यादातर लोग 2 ही बच्चे करते हैं, कभी कभी तो 1 ही करते हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लड़का हो लड़की हो। पर गाँव में अभी भी
भी ये देखा गया है कि लड़की होती है और लड़का होता है और दोनों की शिक्षा में से हमें किसी एक की शिक्षा को चुनना होता है तो हम लड़कों की शिक्षा को चुनते हैं, लड़कियों को घर पे बैठा देते हैं। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि लड़के उनका काम ही यही है कि बाहर जाके कमाएँ-धमाएँ और लड़कियाँ घर में चूल्हा-चौका करें, तो उनकी शिक्षा को इतना महत्व देना ज़रूरी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है? तो महिलाओं को परिवार और परिवार के सदस्यों की सेहत, खान-पान के संरक्षक के तौर पर मानते हैं। जेंडर के आधार पर लड़कियों और लड़कियों के प्रति जो होता है, भेदभाव करना है लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों का नामीकरण व उन्हें घर वर्गों में बाँटना यानी कि लेवलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लेसिंग देम इन कैटेगरीज। ऑप्शन ए अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसंगठित करेगा, इनहेंस एंड फैसिलिटीज मीनिंगफुल लर्निंग। ऑप्शन बी है बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, क्रिएट्स ए सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड इन्फेरिटी अमॉन्गस्ट अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शन सी कह रहा है कि सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने सभी बच्चों के अधिगम की गति को पूरा करने के लिए सकारात्मक रणनीति है, इज अ पॉजिटिव स्ट्रेटजी टू मैनेज द लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन। ऑप्शन डी है बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑफ द सेल्फ स्टीम एंड परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड इन्फेरिटी अमॉन्ग्स द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की जो लाचारी है उसको जन्म देगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना, यानी कि बच्चे होते हैं उन्हें नामकरण कर देना और वर्गों में बांट देना कि तुम बहुत होशियार हो, तुम बुद्धू हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें बहुत कुछ आता है, और अलग अलग वर्गों में बांट देना कि तुम ग्रुप ए हो, तुम ग्रुप बी हो, तुम ग्रुप सी हो, तुम बुद्धू हो, तुम अच्छे हो, तुम बेकार हो। तो ये सब क्या होता है कि ये सब बच्चों की समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देता है। सभी बच्चे विशिष्ट और समान होते हैं और उन्हें नामीकरण का वर्गों में बांट दिया जाए तो उनमें एक दूसरे के प्रति हीन भावना उत्पन्न होती है। आपने देखा भी होगा कि जो बच्चे होते हैं उनका जो IQ लेवल होता है वो सेम सा नहीं होता है, सबका जो होता है वो डिफरेंट होता है। किसी को बहुत अधिक आता है पढ़ाई में, किसी को बहुत अधिक आता है खेल में, और कोई होता है पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा होता है, ठीक है। तो अलग अलग सबके अंदर गुण होते हैं, तो हमें सबको एक जैसा जो है एक ही वर्गों में नहीं बांटना चाहिए, इससे एक दूसरे के प्रति वो हीनता की भावना पैदा होती है और दूसरे के प्रति घृणा करने लगते हैं। जबकि अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देना व सुसाधित करना सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति अपनाने से बच्चों के अधिगम को बढ़ावा मिलता है और उससे उनमें क्या होती है, रुचि जागृत होती है, ठीक है। हम पॉजिटिव लर्निंग को अगर बढ़ावा देंगे तो बच्चे भी पॉजिटिव होकर सीखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन मींस ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, कंपेयरिंग द स्टूडेंट्स विद ईच अदर। ऑप्शन बी है कि बच्चों के वयस्क विकास को से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, असेसमेंट कन्वे ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल एक्टिविटीज रिलेटेड टू चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी है कि केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन ऑफ चाइल्ड परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्कूलेटिक्स एक्टिविटीज ओनली। ऑप्शन डी है कि साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्माण लेने के लिए मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ द चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ द ईयर टू डिटरमाइन प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूल की गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सतत व समग्र मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव जो इवैल्यूएशन होता है उससे बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी जितनी भी स्कूल की गतिविधियां होती हैं उनके आकलन के जितने भी पहलू होते हैं उनको क्या किया जाता है, शामिल। सतत का शाब्दिक अर्थ होता है लगातार, नहीं कंटिन्यूस और समग्र मतलब होता है फैला हुआ यानी कि कंप्रेहेंसिव। कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन इसे कहते हैं। इससे बच्चों का
क्या होता है, इस पूरी तरह की सभी गतिविधियों को जो होता है वो सभी उसमें शामिल की जाती हैं। इस प्रकार सतत मूल्यांकन लगातार होता है और निरंतर होता है। लगातार मतलब लगातार कंटिन्यूस होता है, लगातार चलने वाला होता है, एकदम से होता ही रहता है, रुकता नहीं है। इससे बच्चों का आकलन सतत नियमित रूप से किया जाता है और छात्र के विकास के जितने भी पक्ष होते हैं वो शामिल होते हैं। एक कक्षा का एक ऐसा विकास होता है, चहुमुखी विकास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण नियम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का उपयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? इफेक्टिव टीचर्स ऑफन यूज प्रॉब्लम क्वेश्चंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। दिस वुड इनेबल द टीचर टू अंडरटेक। ऑप्शन ए सम्मेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन बी है फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन सी है स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, मानकीकृत मूल्यांकन। ऑप्शन डी है नॉर्म रिफ्रेश्ड असेसमेंट, मानक संदर्भित मूल्यांकन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण नियम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को रचनात्मक मूल्यांकन करने में मदद यानी कि हेल्प मिलेगी। रचनात्मक मूल्यांकन में किसी शैक्षिक कार्यक्रम या किसी योजना की गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता का आकलन जो है वो किया जाता है, जिससे उसको और अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनाया जा सके। और रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन सत्र इकाई के अंत में। आपसे पूछेगा कि रचनात्मक मूल्यांकन, आपसे पूछेगा मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? दो, एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन, एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन कक्षा के दौरान करते हैं, योगात्मक मूल्यांकन कक्षा के अंत के बाद करते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों का अच्छे से विकास होता है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? रोल ऑफ टीचर इज एन एक्सक्लूसिव क्लासरूम इज टू। ऑप्शन ए है कि बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, एड्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू द डिवर्स नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। ऑप्शन बी है केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, गिव अटेंशन टू सम स्पेशल स्टूडेंट्स ओनली। ऑप्शन सी है बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना, आइडेंटिफाई एंड सेग्रेगेशन चिल्ड्रन बेसिस ऑन देयर एकेडमिक एबिलिटीज। चौथा कह रहा है कि खास जरूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए, रेफरेंस स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन टू ए स्पेशलिस्ट एंड इंश्योर दैट दे आर टॉट इन अ सेपरेट सेक्शन। बताइए इसमें से सही क्या हो जाएगा समावेशी कक्षा में? अच्छा, समावेशी कक्षा होती क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ऐसी क्लासरूम जिसमें विशेष बच्चे और आवश्यकता वाले, जिसमें विशेष बच्चे और सामान्य बच्चे दोनों एक साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं बिना किसी भेदभाव के, तो वही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसमें जो होता है बच्चों की विविध जरूरतें होती हैं, उनका पता लगाया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना बिल्कुल गलत बात है। समावेशी कक्षा में विशेष विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि सभी बच्चों को एक समान समझा जाता है। अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचाना और अलग कर देना बिल्कुल गलत बात है। उन्हें सिग्रेशन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्षमता के आधार पर किसी को भी अलग नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए सारे बच्चे एक से होते हैं। और खास जरूरतें वाले बच्चों को भेजना सुनिश्चित करना कि अलग संकाय में पढ़ाई, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि समावेशी कक्षा पूछा और समावेशी शिक्षा होती यही है कि सब बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए बिना किसी भेदभाव के। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की भूमिका बच्चों की जो विविध जरूरतें, मतलब कई सारी जरूरतें होती हैं, उनका पता लगाना व उनका ख्याल रखने के रूप में होती है। क्या होती है समावेशी कक्षा में शिक्षिका की भूमिका? जो बच्चे होते हैं उनकी जो जरूरतें होती हैं उनके बारे में पता लगाना और उनका ख्याल रखना। ठीक है, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए योग्य और निपुण शिक्षकों की आवश्यकता होती है। जो समावेशी शिक्षा होती है उसको हम सफल बनाने के लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमें योग्य शिक्षकों की और जो अपनी टीचिंग में निपुण हो उनसे शिक्षकों की आवश्यकता होगी। शिक्षा के अतिरिक्त वे अयोग्य व विकलांग विद्यार्थियों की योग्यता का विकास करके उनको अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक कर सकते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका ये विश्वास करना है कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताएं और शक्ति के अनुसार अध्ययन की क्षमता होती है। यानी कि एक टीचर को ये समझना है कि सभी बच्चे जो है वो महत्वपूर्ण है, कोई भी बच्चे को स्पेशल ट्रीट नहीं करना चाहिए, सबकी योग्यता और क्षमता के आधार पर उन्हें उस चीज में निपुण करना चाहिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए। व्हाट शुड अ टीचर कीप इन माइंड व्हाइल टीचिंग अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी है सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस। ऑप्शन सी है सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, मेंटेन कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी है कि आप प्रत्यक्ष निर्देश देना, गिव इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। और पांचवा है कि विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, गिव स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो बताइए पहला सही है, पहला है कि पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरे में कह रहा है कि दूसरा तीसरा चौथा सही है, तीसरे में कह रहा है कि पहला तीसरा और चौथा सही है, चौथा कह रहा है कि तीसरा चौथा और पांचवा सही है। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर ये पहला तीसरा और चौथा सही है, पहला तीसरा और पांचवा सही है, यानी कि सभी विद्यार्थियों को स्वीकारना और उन्हें सम्मान देना चाहिए, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना चाहिए और विद्यार्थियों को सत्य व लचीलापन देना चाहिए। ठीक है। व्याख्या भी कह रही है कि विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान, यानी कि अलग अलग समूह के जो विद्यार्थी आते हैं जब उनका शिक्षण कर रहे होते हैं उसके दौरान एक शिक्षिका है यानी कि टीचर उसे क्या करना चाहिए कि जितने भी विद्यार्थी उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए। किसी के साथ अपमानजनक बातें नहीं करनी चाहिए कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम अलग बैठो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना और विद्यार्थियों को सत्ता व लचीलापन देना आदि विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। कैसा संप्रेषण बनाए रखना, सुसंगत। ठीक है। शिक्षिका को कभी भी कक्षा में अप्रत्यक्ष निर्देश नहीं देना चाहिए तथा सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जो टीचर होती है उसका एक कर्तव्य होता है कि वो अप्रत्यक्ष निर्देश ना दे, हमेशा कैसे निर्देश दे, अप्रत्यक्ष। और जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं उनको भी अनदेखा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों से होने से कक्षा में विविधता होती है, जो विविधता में एकता के नियम का पालन करती है। वैसे भी हमारा जो भारत है वो संस्कृतियों का देश है, अलग अलग तरह की संस्कृति यहाँ होती है, तो हमें किसी भी संस्कृति को अनदेखा नहीं करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। ठीक है। विभिन्न संस्कृतियां विद्यालय में बहुभाषावाद की अवधारणा को सुगम बना सकती हैं, इसीलिए शिक्षिका की प्रत्येक विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी रखते हुए इन्हें सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी उपयुक्त उत्तर होगा। यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें अलग अलग विद्यार्थियों की क्या पृष्ठभूमि है उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और किसी को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, टीचर का दायित्व होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को टू कैटर टू अ स्पेसिफिक नीड्स ऑफ चाइल्ड विद विजुअल डिसेबिलिटी द टीचर शुड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो से अच्छे से दिखाई नहीं होता, दृष्टिबाधिता है, दृष्टि मतलब देखने में जैसे दिक्कत होती है, तो ऑप्शन ए है कि विविध तरह के दृश्यविक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ विजुअल डिसेबिलिटी द टीचर शुड। कितना बकवास ऑप्शन है, क्योंकि पहले ही उस बच्चे को बेचारे को दिखाई नहीं देता, उस तरह से हम फिर उस पर ध्यान देंगे कि उसे अच्छे से दिखाई दे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। कह रहा है कि कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन। और तीसरा कह रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि क्या है ना कि अगर हम स्पर्श, अगर ऐसा बच्चे जिसे दिखाई नहीं देता अच्छे से, उसके लिए हम स्पर्श करने वाली चीज़ें ले आएंगे तो स्पर्श करके वो बता सकता है। ठीक है। लिपि में भी तो यही किया जाता है, ब्रेल लिपि का जो होता है उसमें भी यही किया जाता है, अंधे लोगों के लिए, जिसे अच्छे से दिखाई नहीं देता बेचारे लोगों के लिए। तीसरा कह रहा है कि बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए, शो ए लॉट ऑफ साइलेंट फिल्म्स। एक तो उसे दिखाई नहीं देना चाहिए देता, एक तो उस बेचारे को दिखाई नहीं देता, उस ऊपर से मूक फिल्में दिखा दे, ऐसी फिल्में जिसमें सुनाई ना देता हो, यानी कि जो जिसे दिखाई नहीं देता सुनाई तो अच्छे से देता है ना। और ऐसी फिल्में अगर हम दिखाएंगे जो मुँह को जो बोल ही ना पाते हैं तो फिर फायदा ही क्या है, ये तो चलचित्र थोड़ी ना बेचारा वो देखेगा, क्योंकि उसे तो दिखाई नहीं देता है ना। ऐसे उन लोगों के लिए प्रयोग कर सकते हैं जिसे सुनाई ना देता हो, इसके लिए मूक फिल्में दिखाएंगे तो वो देख कर भी अंदाजा लगा सकता है, लेकिन जिसे दिखाई नहीं देता उसे मूक फिल्में दिखाना ये तो पागलपन होता है, तो ऐसे आंसर बिल्कुल सही नहीं होगा। चौथा कह रहा है कि बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्रों देनी चाहिए, गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर वर्कशीट विद पिक्चर्स। उसे दिखाई नहीं देता तो उसे चाहे सोना दे दो चाहे हीरा दे दो, जब उसे दिखाई नहीं देता तो वो कैसे पता चला पाएगा, तो ये बकवास है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कई प्रकार के स्पर्श करने वाली जो सामग्री है हस्तकौशल उनका देना चाहिए, जिससे वो होते हैं अच्छे से
अंदाजा लगा सकें। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है यानी अच्छे से दिखाई नहीं देता है, उनकी जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि कई प्रकार की स्पर्शनीय यानी कि स्पर्श करने वाली और हस्त कौशल सामग्री का हमें क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, जिससे वह उसे स्पर्श करके भली भांति समझ सके और उसकी अधिगम में क्या बन सके, रुचि यानी इंटरेस्ट बढ़ सके, वो लर्निंग में उसका इंटरेस्ट बढ़ सके, क्योंकि वो स्पर्श कर पाएगा तो पता चल पाएगा उसकी कौन सी क्या चीज है। दृष्टिबाधित बालक भी सामान्य बालकों की भांति शिक्षण और अनुभव को आसानी से आत्मसात कर लेते हैं। दृष्टिबाधित जिन्हें अच्छे से मतलब प्रॉब्लम होती है देखने में, वो बालक क्या कर सकते हैं, उन्हें आसानी से अनुभव कर सकते हैं यदि उन्हें सही समय पर सही रूप से सही सामग्री प्रदान की जाती है। दृष्टिबाधित बच्चों के सफल समावेशन के लिए शिक्षक को परिवेश में सचित्र किसी भी चीज के लिए मौखिक स्पष्टीकरण से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऐसे लोग जिन्हें दिखाई नहीं देता उन्हें सुनाई अच्छे से देखना चाहिए, तो मौखिक स्पष्टीकरण करना चाहिए और ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे उसे जो दिक्कत है वो उसकी दूर हो सके। उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता है तो उसके लिए स्पर्श करने वाली, सुनाई देने वाली चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट विलक्षण है। डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शंस एंड वर्बल कम्युनिकेशन इज ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ऑप्शन ए स्वावलीनता यानी कि ऑटिज्म, ऑप्शन बी है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया पठन वैकल्य, ऑप्शन डी है गुणज वैकल्य यानी कि डिस्कैलकुलिया। तो बताइए सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका लक्षण है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑटिज्म यानी कि स्वावलीनता। ठीक है, समाज में अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती जो होती है वो स्वावलीनता का अवलक्षण है। इसके अतिरिक्त ADHD को याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा तो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि स्वावलीनता यानी कि ऑटिज्म ऐसा विकार होता है जिसमें बच्चे जो होते हैं वो समाज से क्या कर लेते हैं, दूरी बना लेते हैं। ठीक है, ऑटिज्म में बच्चे क्या करते हैं, समाज से दूरी बना लेते हैं और लोगों से बातचीत करने में कैसा महसूस करते हैं, असहज। जिन्हें भी ऑटिज्म होता है वो लोगों से अच्छे से वार्तालाप नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझेगा नहीं, वो लोगों से बहुत ही असहज फील करते हैं। ठीक है, ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति सामान्य लोगों की तरह अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने में सक्षम नहीं हो पाते। क्या करते हैं कि वो जो नॉर्मल पीपल जैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर लेते हैं वैसे ही अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, इन्हें बहुत ही दिक्कत फील होती है। ठीक है, इसमें बच्चा बोलने के साथ साथ दोहराता है भी, इसलिए संबंध अर्थपूर्ण नहीं होते हैं। बच्चा बोलता है और उसके साथ दोहरा भी लेता है चीज़ों को, जिससे लोगों को ये बातें इसकी समझ में अच्छे से नहीं आती। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज में अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती स्वावलीनता यानी ऑटिज्म का एक लक्षण होता है। स्वावलीनता एक विकासात्मक विकलांगता होती है जिससे समाज की और भाषा संचार समस्याएं जो होती हैं वो शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षिका बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उसके मन में जो आता है वह बनाए। इसके माध्यम से बच्चों में डेस को बढ़ावा देना चाहती है। द टीचर गिव्स क्लास ऑफ डिफरेंट कलर्स टू द चिल्ड्रन and ask them to make whatever comes to their mind from that clay. Through this she wants to promote that in children. ऑप्शन ए वो क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि वो रोट मेमोराइजेशन यानी रटने को बढ़ावा दे रही है। तो ये तो हट ही जाएगा क्योंकि वो क्या कर रही है कि लोगों को मिट्टी दे रही है, फिर कह रही है जो भी तुम्हारे माइंड में है वो तुम इससे बना लो। तो रोट मेमोराइजेशन तो बढ़ावा दे ही नहीं रही है। तीसरा कह रहा है कि असहयोग यानी कि नॉन कॉपरेशन को बढ़ावा दे रही है, तो उसको भी बढ़ावा नहीं दे रही है। और चौथा कह रही है कि अनुशासनहीनता यानी कि इन डिसिप्लिन को बढ़ावा दे रही है, भी नहीं दे रही है। वो तो अच्छा काम कर रही है ना कि जो भी बच्चों के मन में आता है बिना किसी भेदभाव के, बिना सोचे समझे आप जो चाहे सो बना देते हो, आप पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। तो वो तो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को ही तो बढ़ावा दे रही है। से आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और एक टीचर होने के नाते आपको क्रिएटिविटी को ही बढ़ावा देना चाहिए, बच्चों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। मैंने व्याख्या कह रही है कि शिक्षिका बच्चों को विभिन्न
रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है। जो टीचर है वो अलग अलग डिफरेंट कलर्स वाली चिकनी मिट्टी होती है वो देती है बच्चों को, और क्या कहती है कि जो भी तुम्हारे माइंड में आता है वो क्या है करो, तुम बना सकते हो। इसके माध्यम से बच्चों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहती है। ठीक है, वो चाहती है कि बच्चों का जो दिमाग है वो इतना से ओपन हो जाए और जो भी उनके दिमाग में है वो उसको चिकनी मिट्टी के द्वारा बना दे। इससे पता चलेगा कि बच्चे कितने प्रतिभावान हैं और क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या क्या उनके दिमाग में आ रहा है। ठीक है, ये बच्चों के शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देती है। इससे बच्चों का शारीरिक और क्रियात्मक विकास होगा, उसको क्या मिलेगा, बढ़ावा। जैसे आपने तारे जमीन पे मूवी भी देखी होगी, लास्ट में जो ईशान होता है वो कितनी अच्छी पेंटिंग बनाता है ना। पेंटिंग जब कंपटीशन रखते हैं, इन कंपटीशन जो प्यारे प्यारे कंपटीशन होते हैं, इससे क्या होता है कि बच्चों की क्रिएटिविटी बाहर निकल कर आती है और साथ में सहयोग भी एक दूसरे का करते हैं। जब ग्रुप्स बना देते हैं तो और उनसे मित्रता भी अच्छे से हो जाती है, सहयोग की भावना समाज में बढ़ती है, तो इसको बढ़ावा देना चाहिए। आँखों व हाथों के सामान्य को समन्वय को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। इसके साथ ही उसके हाथ और आँखें उसी के समन्वय को क्या बनेगी, वो बेहतर बनेंगी। मिट्टी है ना, अलग अलग तरह की मिट्टी का हाथों से प्रयोग करेगी, बनाएगी तो हाथों को मिलेगा और आँखों को भी उसका बढ़ावा मिलेगा कि कैसे क्या किया जाता है। और हाथों और उंगलियों में छोटी मांसपेशियां सहित उसकी सकल मोटर कौशल दोनों का निर्माण करता है। किसको, शकल मोटर। सृजनात्मकता द्वारा बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं और स्वयं के कार्यों से अनुभव प्राप्त करते हैं। जीवन में कुछ भी करा लो, जब तक बच्चे, देखो हम एक बच्चों से कहें कि तुम ये कर सकते हो वो कर सकते हो, पूरी दुनिया भर की उसे स्पीच दे दें, पर बच्चे जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक उन्हें खुद नहीं पता चलेगा कि वो क्या कर सकते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग सबसे अच्छा जो होता है वो इफेक्टिव बच्चों पर करता है, बच्चे उसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। द अर्ली प्राइमरी ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, ऑप्शन ए है शारीरिक कौशल फिजिकल स्किल्स, ऑप्शन बी है सोशल स्किल्स सामाजिक कौशल, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक क्षमता कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, ऑप्शन डी है संवेगात्मक कौशल इमोशनल स्किल्स, ऑप्शन डी है आमूर्तर्क यानी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो बताइए पहला दूसरा सही है, दूसरा कह रहा है कि पहला और तीसरा सही है, तीसरा कह रहा है कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही है, चौथा कह रहा है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो बचपन के प्रारंभिक सालों में होते हैं वो किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो शारीरिक कौशल यानी फिजिकल स्किल्स पर, सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स पर, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज यानी कि संज्ञानात्मक क्षमता पर, इमोशनल स्किल्स यानी संवेगात्मक कौशल, इन सभी पर क्या करते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रारंभिक सालों में बच्चों के शारीरिक कौशल सामाजिक कौशल संज्ञानात्मक तथा संवेगात्मक कौशल के साथ ही बच्चों की सक्रिय भागीदारी तथा नवाचार अति आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात है, जो प्रारंभिक ईयर बच्चों के होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चा जो होता है वो कोरे कागज के समान होता है, जो भी उस पर लिखेंगे आप वही लिख जाएगा बस हमेशा के लिए। इसीलिए इन्हीं में बच्चों के शारीरिक कौशल सामाजिक कौशल संज्ञानात्मक क्षमता और संवेगात्मक कौशल के साथ ही उनकी सक्रिय भागी नवाचार जो होता है उसको हम बढ़ावा देते हैं और उन सब पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और इसमें जो बच्चा होता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने तक अमूर्त तर्क के बारे में तार्किक रूप से सोचना जो होता है वो स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन कंस्ट्रक्ट क्लासरूम मीनिंगफुल लर्निंग यानी रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। ऑप्शन ए है कि जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, रिफरेंस टू द स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी कह रहा है हमारा कि अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शंस। तीसरा कह रहा है कि इनाम और सजा के प्रयोग से होता है, occurs through the use of rewards and punishment। और चौथा कह रहा है कि बारंबार वेदन तथा अभ्यास से होता है, टेक्स प्लेस थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस एंड ड्रिल। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अन्वेषण और अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शंस। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना अन्वेषण और अंतःक्रिया के द्वारा जो खोज की है वो प्रक्रिया है। रचनावादी कक्षा शिक्षा के रचनावादी दृष्टिकोण से संबंधित है। रचनावादी कक्षा किससे संबंधित है, सीखने के दृष्टिकोण संबंधित है रचनावादी दृष्टिकोण से, जो चर्चाओं को और परियोजनाओं में शिक्षार्थियों
शिक्षार्थियों को शामिल करके सहयोगी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। जो क्या करते हैं कि सहयोगी शिक्षा को प्राथमिकता करते हैं, चर्चाओं और परियोजना में शिक्षार्थियों को शामिल करके। एक रचनावादी कक्षा में सकारात्मक वातावरण का निर्माण सामाजिक और संचार के कौशल को बढ़ावा देता है। एक रचनावादी क्लासरूम में क्या होता है कि सकारात्मक वातावरण होता है, उसका निर्माण करना सामाजिक और संचार के जो कौशल होते हैं उनको बढ़ावा देता है, जो प्राय सहयोग और स्वतंत्र विचारों के आदान प्रदान पर बल देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है और उसे इशारे देते हुए प्रक्रिया क्या कहलाती है? A teacher begins to work together while giving cues and prompts with a student who is unable to understand a concept. This process is referred to as ऑप्शन ए स्कैफोल्डिंग यानी कि पाठ, ऑप्शन बी है टीचर सेंटर्ड पेडागोजी शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन सी है मेंटेनेंस रिहर्सल यानी कि अनुरक्षण पूर्वाभ्यास और ऑप्शन डी है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस यानी कि प्रत्यक्ष निर्देश। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाठ यानी स्कैफोल्डिंग। और ये वाइगोत्स्की ने भी कहा था कि बच्चों को अगर कहीं पे प्रॉब्लम होती है और आप उनकी हेल्प करते हैं तो वह क्या कहलाता है? वो स्कैफोल्डिंग यानी कि पाठ कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि एक शिक्षिका एक बच्ची के साथ संकेत और इशारे देकर मिलकर काम कराती है और ये अवधारणा को समझने में कैसी है? असमर्थ है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाठ यानी कि स्कैफोल्डिंग कहलाती है, जिसमें किसी नई अवधारणा अथवा कौशल को सीखने में बच्चों को मदद दी जाती है। जब हम कोई नई अवधारणा होती है उसको सीखने में बच्चों की हेल्प करते हैं तो वही स्कैफोल्डिंग कहलाती है। यह वह सहारा या मदद होती है जो शिक्षिका द्वारा बच्चों को लगातार देनी होती है जब वे कोई नया ज्ञान और कौशल सीख रहे होते हैं। यानी कि जब टीचर जो होती है इस तरह की हेल्प करती है बच्चों की, जब वो कोई नया ज्ञान और कौशल सीखते हैं तो वही स्कैफोल्डिंग कहलाती है। पाठ को स्कैफोल्डिंग के साथ साथ मचान आधारभूत सहायता के नाम से भी जानते हैं। किससे कहते हैं? स्कैफोल्डिंग को मचान या पाठ भी कहते हैं। और ये शब्द वाइगोत्स्की ने इसे पाठ कहा था, संकेत और इशारों के लिए होता है। यानी कि जब बच्चों को संकेत और इशारे देकर हेल्प की जाती है तो हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा अभिकथन वाला है, रीजन वाला है, यानी कि असर्शन और रीजन, अभिकथन कारण वाला है। हमारा अभिकथन है कि एक शिक्षिका कक्षा में संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। A teacher tries to include examples from the environment of children to make the class interactive। रीजन कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन लर्निंग। सही विकल्प करना है। तो पहला है कि और दोनों सही हैं, पहला है कि और दोनों सही हो, सही व्याख्या करता है। दूसरा है कि सही तो है पर व्याख्या सही नहीं है। तीसरा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि और दोनों गलत हैं। सही आंसर इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि और दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। शिक्षिका क्या करती है कि जो क्लासरूम होती है उसको संवादात्मक बनाने के लिए इन्वायरमेंट से जो एग्जाम्पल है वो लेती है और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका है। ये दोनों कथन और दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करने से बच्चे जुड़ाव महसूस करते हैं। अच्छा, क्या होता है कि जो बच्चा होता है अगर उसके एनवायरनमेंट से आप एग्जाम्पल लेते हो तो उसको पता रहता है कि आपने यहाँ से लिया है, ये किया है, तो ये तो मेरा अपना, मतलब अगर कोई अपनी चीज़ लेता है तो उसको बच्चे जुड़ा महसूस कर ही लेते हैं, बच्चे तो जुड़ जाते हैं उन चीज़ों से। तो ऐसे एग्जाम्पल से भी बच्चे क्या करते हैं? जुड़ाव महसूस कर लेते हैं जब आप उसके आसपास के एनवायरनमेंट से लेते हो, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों के विकास में क्या करती है? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए ये उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या बच्चों के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? व्हाट विल पोज एज अ हिंड्रेंस टू अ चाइल्ड इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम? ऑप्शन है कि समस्या को सही से पहचानना, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम करेक्टली। ऑप्शन बी है समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्लियरली। ऑप्शन सी है
है कि पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, थिंकिंग ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम दैट वन हैज सॉल्व्ड। ऑप्शन डी है कि वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना, रिमाइनिंग फिक्स्ड एट यूजिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ कन्वेंशनल मैनर्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर क्या करना, स्थिर रहना। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना बच्चों की समस्या समाधान में क्या करता है, बाधा को उत्पन्न कर देता है, क्योंकि यह समाधान मानता है कि समस्या को केवल एक ही उत्तर है और इसीलिए समस्या को हल करने के लिए अन्य किसी तरीके का उपयोग नहीं कर सकते हैं। छात्रों की समस्या समाधान विधियों की अभिव्यक्ति को बढ़ावा देकर छात्रों को अपनी गति से विकास करने और सीखने की अनुमति देकर समस्या को हम सही से पहचान कर समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करके और पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्या के बारे में चिंतन कराकर शिक्षक छात्र में समस्या समाधान का जो कौशल है उसको बढ़ावा दे सकता है। अगला हमारा असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। मिस्टेक्स एंड एरर्स मेड बाय द स्टूडेंट्स आर इंडिकेटिव ऑफ द फेलियर ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट। तर्क कह रहा है कि बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट हैव द एबिलिटी टू थिंक on their own and need to be constantly instruct to ensure learning। तो इसमें से हमें सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है कि ये और दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कि और दोनों सही और सही व्याख्या करता है। तीसरा कह रहा है ये लेकिन आर गलत है कि और दोनों गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी कि और दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा की गई जो गलतियां मिस्टेक्स और त्रुटियां होती हैं उन्हें शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं और बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, उन्हें सीखने को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने पड़ते हैं। ये दोनों कथन गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा की गलतियां त्रुटियां शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में देखी जा सकती हैं, जिसे हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कथा ये बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि देने के लिए अधिगम की प्रक्रिया में आवश्यक होती हैं, यानी कि जो बच्चे गलती करते हैं वो उनके लिए महत्वपूर्ण होगी कि गलती करके ही तो वो सीखते हैं, तो हमें उन्हें बाधा नहीं, एक समस्या समाधान उसे बाधा के रूप में नहीं समझना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि बच्चे क्या गलतियाँ कर रहे हैं, दोबारा वो कैसे उन्हें ना कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार तथा इसके द्वारा शिक्षकों को सीखने के लिए शिक्षार्थियों की अधिगम शैलियों से अवगत होने कराने में मदद मिलती है। बच्चे अपने परिवेश को समझ विकसित करके विद्यालय में आते हैं, इसलिए शिक्षकों को बच्चों के इस विचार सहज रूप में स्वीकार करने चाहिए, क्योंकि विचार सबके अलग अलग होते हैं और डिफरेंट आइडिया से वो अब डिफरेंट जगह से वो आते हैं, तो उन्हें सबको परिवेश को समझ कर उन्हें अपनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमोशन। ऑप्शन ए है मेमोरी यानी कि स्मृति, ऑप्शन बी है एंगर यानी कि क्रोध, ऑप्शन सी है लव यानी कि प्यार, ऑप्शन डी है फियर यानी कि भय। देखो भय भी हमारे अंदर एक इमोशन होता है, क्रोध भी होता है, लव भी होता है, लेकिन मेमोरी स्मृति ये इमोशन नहीं है और हमसे पूछा गया था, इसलिए हमसे पूछा गया कौन सा भाव नहीं है। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन पर बहुत इंपॉर्टेंट है और सही आंसर हो जाएगा मेमोरी। ये स्मृति जो है वो कोई भाव नहीं है, जबकि क्रोध प्यार लव ये सब क्या होते हैं, ये सब भाव होते हैं। तुम्हारी व्याख्या भी कह रही है कि भावनाएं जो होती हैं वो हमारे जीवन का क्या होती हैं, बेस यानी कि आधार होती हैं। हम सभी भावनाओं से ही संचालित होते हैं और हम अपने अंदर कैसी भावनाओं को आत्मसात करते हैं यह हम पर निर्भर करता है। ठीक है, हम अपने अंदर गुस्सा उत्पन्न करना चाहते हैं, क्रोध प्यार उत्पन्न करना चाहते हैं, नफरत उत्पन्न करना चाहते हैं, सब किस पर निर्भर होता है, हम पर। भाव का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना और भावों में उथल पुथल है। खुशी क्रोध प्यार भय संतोष ये सब हमारी भावनाएं होती हैं, जबकि स्मृति जो होती है वो हमारे भाव के अंतर्गत आती है। इसलिए पूछा तो कौन सा भाव नहीं है, तो स्मृति सही हो जाएगा। व्यक्ति द्वारा सीखी गई बातों को याद करना किस में आता है, स्मृति के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। व्हाट स्ट्रेटजीज कैन अ टीचर यूज टू इंक्रीज इंटरेस्ट इन हर प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट्स। ऑप्शन है कि हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके
प्राइज ईच एंड एवरी एफर्ट मेड बाय एवरी स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी है अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके बिहेवियर। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर प्रमोट कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके इनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सपीरियंस जॉय ऑफ फ्री लर्निंग। सही आंसर इतना बढ़िया दे रहा है तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है जो प्राथमिक कक्षा होती है उसमें शिक्षिका जो होती है टीचर वो क्या करती है प्राइमरी लेवल में कि विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए उसके सीखने में जो आनंद की अनुभूति है उसको प्रोत्साहित कर सकती है। ये उनकी कल्पना और जिज्ञासा को प्रेरित और उत्तेजित करता है। ठीक है, प्रेरणा कितनी प्रकार की होती है? दो, एक होती है आंतरिक प्रेरणा, एक होती है बाहरी प्रेरणा। आंतरिक जो होती है जो हमें अंदर से दी जाती है और बाहरी जो होती है जो बाहरी रूप से। बाहरी रूप में हमारे पुरस्कार होता है, दंड होता है, पैसा टका होता है, ठीक है, और लालच वगैरह होता है। लेकिन आनंद अंदर की जो अनुभूति होती है वो आनंद होती है, खुशी होती है, ठीक है, ये सब होता है। तो आंतरिक प्रेरणा में लक्ष्य को पूरा करने की प्रेरणा व्यक्ति के अंतर्मन में होती है और जबकि बाहरी प्रेरणा में व्यक्ति को प्रेरणा बाहरी कारकों से मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम डेज यानी ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड डेज लर्निंग। ऑप्शन ए को प्रभावित नहीं करता, डज नॉट अफेक्ट। ऑप्शन बी है में बाधा डालता है, हिंडर्स। ऑप्शन सी है से संबंधित नहीं, इज नॉट रिलेटेड टू। ऑप्शन डी है को सुसाधित करता है, फैसिलेट्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फैसिलेट्स यानी कि उसको सुसाधित करता है, बच्चों का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुसाधित करता है, किसको? अधिगम को। ठीक है, व्याख्या भी कह रही है कि बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक विकास स्वस्थ अधिगम का एक दृष्टिकोण है जो बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के महत्व पर जोर देता है। इसीलिए बच्चे का समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है। और अरस्तु ने एक परिभाषा भी दी है कि मानव शरीर में यानी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। पूछ लेता है कि किसने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो अरस्तु ने कहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए जबकि वे विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? रूही believed that she did not study properly, which is why she did not get good marks in her science test. Though she can do science quite well, she is attributing her performance to ऑप्शन ए है कि पर्यावरणीय कारक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ऑप्शन बी है योग्यता की कमी, लैक ऑफ एबिलिटी। ऑप्शन सी है कोशिश की कमी, लैक ऑफ एफर्ट। ऑप्शन डी है कठिन भाग्य, टफ लक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक ऑफ एफर्ट, यानी कि उसने कोशिश में क्या की थी? कमी की थी, इसलिए उससे उसके अच्छे नंबर नहीं आए। पर आप लोग कोशिश में बिल्कुल भी कमी मत करना जिससे आप रूही की तरह आप क्या करें? पछताएं ना। इसलिए सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर आप लगा लीजिए और इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि अपने एग्जाम में कितना बेटर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे उसके बाद परीक्षा में कम अंक आए तो उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है तो वो क्या कर रही है कि कोशिश की कमी का आरोपण कर रही है। क्योंकि अगर विज्ञान विषय की परीक्षा में और अधिक कोशिश करती तो निसंदेह, इसमें कोई संदेह ही नहीं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाती। ठीक है, अंतर मन में उसके सवाल उठ रहे हैं और आपके मन में ना उठे इसलिए आप सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं। सुबह 8 बजे हम कराते हैं प्राइमरी लेवल के करंट सीटेट प्रीवियस ईयर वो देख सकते हैं और रात के 8 बजे करा रहे हैं जूनियर लेवल की सीटेट प्रीवियस ईयर वो देख सकते हैं। सुबह 10 बजे करंट अफेयर भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।